हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार जनता को संबोधित करते रहे हैं और इसी क्रम में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को फिर से संबोधित किया और कई सारी योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से नई योजनाओं का ऐलान किया। और कोरोना को मात देने के लिए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुग्राम के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में अब अपॉइंटमेंट के बाद एंट्री की परमिशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। 7 मेल आईडी के जरिए 48 घंटे के अंदर लोगों को परमिशन दी जाएगी और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को किसी काम से ऑफिस जाना है तो पहले जारी ईमेल आईडी पर कारण बताना होगा। डीटीपी ऑफिस की ओर से उसे अपॉइंटमेंट दी जाएगी, जिसके बाद उस व्यक्ति को ऑफिस में एंट्री दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। इससे डीटीपी और डीटीपीई ऑफिस में भीड़ नहीं लगेगी। शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं को जवाब भी दिया जाएगा और उनका समाधान भी कराया जाएगा। ईमेल के ज़रिए लोगों को काफ़ी सहूलत होएगी जी, कि जो उनके यहाँ पर आने की ज़रूरत है वो कम मिनिमम हो जाएगी। और क्योंकि सरकार की भी ये निर्देश हैं कि हम पब्लिक के काम को भी सफ़र ना हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी उनके काम में उतनी ही रुचि लें जितनी पहले ले रहे थे। और क्योंकि आम जनता इस विभाग के साथ जुड़ी हुई है तो हम पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में ही ईमेल आईडीज़ जनरेट की हैं ताकि लोगों को पूरी सहूलियत हो और उनके काम में कोई भी बाधा ना हो। लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ कई सारी रियायतें और भी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं और इसी कड़ी में रोडवेज बसें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अंबाला में से चलना शुरू नहीं हुई हैं। इसी को लेकर हरियाणा न्यूज ने अंबाला के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर का जायजा लिया, जहां बस स्टैंड पर बसें खड़ी मिली लेकिन एक भी ड्राइवर और कंडक्टर बस स्टैंड परिसर में नजर नहीं आया। हालांकि बस स्टैंड पर कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से वो यहां हैं, लेकिन उनके आने के बाद एक भी बस यहां से रवाना नहीं हुई है। और वहीं इस मामले में ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि सीएम के पहले के आदेशों पर ऑनलाइन बुकिंग के बाद बसें चलाई गई हैं, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में सीएम के ऐलान से संबंधित कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है। सुबह 9 बजे हमारे ड्यूटी पे आए थे, उससे पहले बसें गई हैं। तो बसें तकरीबन सारी सैनिक भवन धर्मशाला जो वहाँ पे बसें चल रही हैं, बसें वहाँ भर के लेके जाएंगे। जीवन सरकार ने हमको सिस्टम का रखा उनका जीवन। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार पहले जो घोषणा हुई थी उसमें अम्बाला से कैथल 2 बस चलाई जा रही है, अम्बाला से पंचकूला की 2 बस चलाई जा रही है और अम्बाला से करनाल की 2 बस चलाई जा रही है। दूसरी जो घोषणा हुई है सीएम साहब की, उसमें हेडक्वार्टर से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। अगर ऐसी कोई हिदायत आती है तो हम बस चलाने के लिए सक्षम हैं। कोरोना महामारी के दौरान सिरसा में कोई भूखा न सोए, इसके लिए कांडा बंधु लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं और सिरसा में लगातार लंगर सेवा जारी है, जिसका सिरसावासी प्रशंसा भी कर रहे हैं और कांडा बंधुओं का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लॉकडाउन को लगे करीब 2 महीने हो गए। इस दौरान देश भर में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सिरसा में ना तो किसी गरीब को खाने की किल्लत हुई न कमी, क्योंकि सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा का संकल्प था कि कोई भी सिरसा में भूखा नहीं सोएगा और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने लंगर सेवा की शुरुआत की और हर दिन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया, उनकी जरूरतों को पूरा किया गया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी चारे का इंतजाम किया गया। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा इस संकट की घड़ी में पहले दिन से ही सिरसा वासियों के साथ खड़े रहे। लगातार 35 दिनों तक दिन रात लंगर सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया। हालांकि अब सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, जिससे लोगों को राहत मिलने लगी है। बावजूद इसके कांडा बंधु जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। लॉकडाउन को करीब 2 महीने हो गए हैं। जब से लॉकडाउन लगा था तब से जो बाजार हैं वो पूर्णतः बंद थे और सिरसा में जो तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है, दोनों भाई हैं, सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा द्वारा
34 दिन तक लगातार लंगर सेवा चलाई गई थी। सबसे बड़ी लंगर सेवा थी। आज हम वार्ड नंबर 21 में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि जो कुटिया की तरफ से लंगर सेवा चलाई गई थी, सिरसा के विधायक और उनके छोटे भाई की तरफ से लंगर सेवा चलाई गई थी। तो चलिए मेरे साथ मिल लेते हैं कुछ लोगों से और उनसे जान लेते हैं लंगर सेवा को वो किस तरह से देख रहे हैं और अपने विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो जैसा है कि जो लॉकडाउन के जो दौरान सारी दुकानें बंद पड़ी थी और उसके बाद लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चल रहा था, नहीं मिल रहा था। उस टाइम जो तारावा कुटिया है ना, वहाँ से जो लंगर जो चली थी ना, तो उसमें गरीबों मजदूरों को उसमें बहुत सहूलियत मिला। उसमें हर घर जाके जो सेवा जो कुटिया की तरफ से जो हुई, सेवा का मौका बढ़िया दिया और गरीबों ने हमने सभी ने मिलकर उनका फ़ायदा उठाया और खाया। बहुत बहुत इस सेवा का धन्यवाद करता हूँ गोविंद कांडा जी का और गोपाल कांडा जी का, तहे दिल से शुक्रिया उसका अदा करता हूँ मैं। ये कुटिया वालों ने, विधायक साहब ने बहुत अच्छा खाना भेजा है और सभी बहुत मदद इन्होंने की है, सारा काम किया है और विधायक भी बहुत बढ़िया है। समय पे खाना आया है, गरीबों को बांटा है और गली गली जा जाके मजदूरों को, हमारे वर्गों को, सबको खाना पहुँचाया घर घर। सबसे पहले तो मैं भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी लंबी निरंतर भंडारा जो चलाया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। इन्होंने भंडारे के अलावा पशुओं के लिए हरा चारा, बच्चों के लिए बिस्कुट और यहाँ तक कि बांदरों के लिए भी फ्रूट पहुँचाए थे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा भंडारा, इतना लंबा भंडारा कोई भी नहीं चला सिरसा के अंदर और हम सिरसावासी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विधायक को चुना है। हमें किसी तरह कोई अफसोस नहीं है और हमारा सिरसा भी बधाई का पात्र है जो ऐसे विधायक को चुनकर भेजा है विधानसभा में। थे हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के लोग जिन्होंने कांडा बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद किया और इन लोगों ने बताया कि लॉकडाउन का वो समय था, शुरुआती पड़ाव था या लॉकडाउन 1 जिसको हम कह सकते हैं कि शुरू ही हुआ था और सारे बाजार बंद थे, जिसके कारण अगर वो लंगर सेवा ना चलाते तो बहुत ही मुश्किल घड़ी हो जाती। इन लोगों ने तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद किया। अपने विधायक को बोला कि हम लोगों ने अपने विधायक को चुनकर कोई गलती नहीं की है। तो सुना आपने कि कैसे मुसीबत की घड़ी में साथ देने के लिए सिरसावासी अपने विधायक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सिरसा विधायक ने सिर्फ लोगों के खाने का ही प्रबंध नहीं किया, सिरसावासियों को सब्जी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए अपने एमडी के स्कूल में सब्जी मंडी लगाने की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से सिरसा के लोगों को लॉकडाउन में सब्जी के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा मुश्किल घड़ी में सिरसा वासियों के साथ खड़े होकर ये बता दिया है कि एक सच्चा जनसेवक किस तरह से अपने लोगों की मदद के लिए उसका साथ देता है। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से नैन्सी लोहिया की रिपोर्ट। उठानी पड़ी। अपने गृह राज्य जाने के लिए प्रवासी मजदूर लगातार संघर्षरत रहे थे, लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है और सिरसा से लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर बुधवार को राधा स्वामी सत्संग घर से 105 मजदूरों का जत्था मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि 300 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश जाने के लिए किया गया था, लेकिन आज केवल 105 मजदूर ही पहुंचे, जिन्हें 3 रोडवेज बसों से रोहतक भेजा गया था। रोहतक से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन से सभी यात्री अपने घर पहुंचेंगे और वहीं इन मजदूरों को भेजने से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की गई। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि प्रशासन ने उनके लिए प्रबंध किए हैं और उन्हें राधा स्वामी सत्संग घर में ठहराया गया है और यहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और उधर डीएसपी राजेश कुमार चेची ने बताया कि आज करीब 105 मजदूरों को रोहतक के लिए रवाना किया गया। रोहतक से चलने वाली स्पेशल ट्रेन से ये सभी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ये मध्य प्रदेश के लिए टीकमगढ़ की ट्रेन है शाम को 6 बजे रोहतक से, जो प्रवासी जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको लेके जाएगी। तो हमारे पास आज 300 तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम सोच रहे थे 300 आदमी आएंगे, पर सबको फ़ोन कर लिया, सोशल मीडिया पे सबको वायरल कर दिया सारी चीज़ें और अभी 84 लोग आए हैं। अभी पता चला है कि 21 लोग और आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी रोक रखी है बसें कि आई जाएँ तो फिर ये लगभग 105 आदमी हो जाएंगे। अगर और भी कोई आते हैं तो उनको फिर और बस बनवा लेंगे, इनको भी भेज देंगे थोड़ा।
प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए जहां सरकारें सामने आ रही हैं, तो वहीं समाज सेवी और आम जनता भी प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। पलवल बागवानी विभाग की ओर से नेशनल अटोहा चौक के पास प्रवासी मजदूरों को जूस की बोतलें, फल और चप्पलें वितरित की गई। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रज्जाक ने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के लिए बागवानी विभाग के सभी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं, ताकि प्रवासी श्रमिकों को संकट की इस घड़ी में सहारा प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बुरे वक्त में प्रवासी श्रमिकों को सहारे की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए बागवानी विभाग कार्य कर रहा है। अपनी तरफ से इन सभी को ड्राई फ्रूट और वाटर और चप्पलें देने का एक प्रोविज़न रखा है कि हम भी इस क्राइसिस में जो यहाँ प्रवासी मजदूर लोग हैं उनका कुछ भला कर सकें, क्योंकि इस बुरे वक्त में उनको इस सब सहारे की ज़रूरत है। तो उस सहारे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पूरा अपना बागवानी विभाग आज इस कार्य पे लगाया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर को। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि भिवानी से सामने आ रही। फिर चला 10वीं की परीक्षा का परिणाम, और आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन की वजह से HBSC ने लिया है ये फैसला। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से ये फैसला लिया गया है। 30 या 31 मई को अब जो परिणाम है वो घोषित होंगे। इसके साथ आपको बता दें कि बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी दी है। और इसके साथ आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा का जो परिणाम है वो फिर से टला। भिवानी से बड़ी खबर बता रही, भिवानी शिक्षा बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फैसला लिया है 30 या 31 मई को घोषित हो सकते हैं परिणाम। तो देखिए बड़ी खबर बताए 30 या 31 मई को अब इंतजार करना पड़ेगा परिणामों को जानने का, क्योंकि देखिए पहले जो है वो जो अवधि बताई गई थी वो अवधि भी आगे बढ़ा दी गई है। पंजाब से यूपी जा रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन के नीचे आकर एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक की मौत हुई है, जिसकी सूचना अंबाला रेलवे पुलिस अधिकारियों को दी गई। श्रमिक ट्रेन में 48 वर्षीय सुनीर अहमद की मौत हुई है। और जैसे ही ये ट्रेन स्पेशल स्टेशन पर पहुंची तो वहां पहले से रेल अधिकारियों, GRP, RPF सहित डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की 3 टीम जो है वो मौके पर पहुंची। और अंबाला मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक पंकज गुप्ता ने बताया कि मृतक की शिनाख्त की जा रही है और ये शिनाख्त सुनीर अहमद के तौर पर हुई है। उसके साथ उसका साथी नजर मोहम्मद भी था, जो दोनों अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे। वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक सुनील अहमद के शव को ट्रेन की बोगी से उतारा, अंबाला के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं श्रमिक कोरोना संक्रमित है नहीं, इसकी पुष्टि डॉक्टरों की ओर से जांच के बाद हो सकेगी। लेकिन लुधियाना स्टेशन से इनकी टेम्परेचर स्क्रीनिंग जरूर हुई है। GRP ने उनका पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और उनके परिजनों को भी इसकी सूचना भेज दी है। समीर अहमद था, वो लुधियाना से चढ़ा था और गोंडा जा रहा था, श्रमिक ट्रेन में जा रहा था। तो इसकी सूचना, इसके साथ में एक इसका भतीजा भी साथ में ट्रेवल कर रहा था। तो इसने 138 पे सूचना दी, तो उसके माध्यम से हमें मालूम चला। तो हमने ट्रेन को अंबाला में रुकवाया और डॉक्टरों की मदद से इसको उतरवाया। तब से मालूम चला ये मृत हो चुका था। तो इसकी डेड बॉडी हमने सिविल अस्पताल में भिजवा दी है, वहाँ इसकी जाँच होगी कि इसे कोरोना है या नॉन कोरोना डेथ है। हालांकि इसके भतीजे ने ये बात बताई कि इसको स्वस्थ था, इसे कोई कोरोना का लक्षण नहीं था। तो लेकिन क्योंकि भतीजा उसके साथ ट्रैवल कर रहा था तो उसके परिवार को सूचना मिल गई है और रिपोर्ट आने तक हमें इंतज़ार है कि उसको कोरोना था या नहीं।
बैग भी सर ले ली, तुम रह जाओ। ठीक है, मूवी बना रहे हैं ना भाई? ठीक है, सारी बना ले मूवी, जैसे जैसे कर कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कई अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है और इसी कड़ी में पानीपत के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी है। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर 141 करोड़ के टेंडर होने के खिलाफ पूर्व जिला पार्षद एवं प्रधान जन आवास सोसाइटी ने नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों का घेराव किया। टेंडर होने को लेकर शिकायतकर्ता जोगिंदर स्वामी ने घोटाले का अंदेशा जताया और वहीं बीजेपी नगर निगम पार्षद लोकेश नागरू ने कहा कि कोरोना महामारी पर ऐसे टेंडर लगाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाता है। शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करना अच्छी बात है, लेकिन इसके नाम पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता जोगिंदर स्वामी का कहना है कि पानीपत में कूड़े के उठान के लिए 47.50 करोड़ का टेंडर लगाया गया, जिसमें मशीन लगभग 4 करोड़ की आती है। अगर नगर निगम इस मशीन को लाकर खुद कार्य करता है तो लागत मात्र 5 से 6 करोड़ के बीच में ही होगी। लेकिन अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर जारी करवाकर मोटी लूट मचाने की मंशा से ये 47.50 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया, जिसकी इस महामारी में आज कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहीं निगम की मेयर अवनीत कौर ने कहा कि टेंडर चंडीगढ़ से लगे थे और टेंडर को रद्द करने के लिए पत्र लिख दिया है और टेंडर रद्द हो गए हैं। देखिए, 1 या 2 मई को ये टेंडर लगा था। 47 करोड़ लगभग ये टेंडर था, 47 करोड़ का। तो जैसे ही संज्ञान में मामला आया तो 8 मई को मेरे यहाँ से लेटर जा चुका था। और ये टेंडर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पानीपत नगर निगम से टेंडर नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से ही टेंडर लग के आए हैं। तो ये सभी टेंडर्स जो हैं इनको कैंसिल करने के लिए ऊपर लेटर भेजा जा चुका है और ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो चुके हैं। जहां कोविड-19 में पानीपत से मजदूर भूखा भाग रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, महामारी फैलती है तो सरकार के पास बचाव के कोई तरीके नहीं है। मुख्यमंत्री जी बच्चों से कहते हैं 5-5 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में डालिए। शहर के सभी बिजनेसमैनों से कहा जाता हमारे इसमें डालो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, ताकि कोरोना से लड़ सकें। इस अवस्था में 141 करोड़ के टेंडर होना, वो भी वो टेंडर होना जो काम हो चुके हैं, जो केवल पूरा घोटाला है। 142 करोड़ का टेंडर लगना शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से लगाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण नजर आ रहा है। जैसे कि मेरे जोगिंदर भाई ने इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन मैंने इनको बताया कि आपके संज्ञान लेने के साथ साथ हम सभी पार्षद भी चिंतित थे। तो निश्चित तौर पे आज हम निगम के अंदर हम 7-8 पार्षद इसीलिए आए थे कमिश्नर साहब से पूछने कि जब 4 माह पहले हम सभी पार्षदों ने अपने कामों की सूची विधायक जी के माध्यम से आपको दी, उसका एक भी टेंडर आप लोगों ने इस समय में नहीं लगवाया। लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 142 करोड़ के टेंडर बिना हाउस में पास किए हुए आपने चंडीगढ़ से सीधे हमारे ऊपर थोप दिए। हम लोग ये काम नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार इस पानीपत में हम सारे पार्षद नहीं होने देंगे, ये बात हम कहने के लिए आए थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।